देश में जितनी भी जमीनें हैं वो सरकार की जमीन है। 1200 बीघा से ऊपर जमीन को सरकार ने लीज पर लिया था। इसका एक संकलन तैयार हुआ और उस संकलन में उस जमीन को खास महाल नाम दिया गया। ये जो कार्रवाई हो रही है वो नियम को दरकिनार करके हो रहा है, लेकिन जो अतिक्रमणकारी है तो सरकार का दायित्व होता है कि सरकारी जमीनों से को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो प्रक्रिया दी गई है उसमें अतिक्रमणकारी कहे जाने वाले को भी पूर्ण अधिकार है अपने अधिकारों को की रक्षा करने का। हुक्मरानों का ध्यान नहीं जाता है और सरकारी अफसर लोग इसे दुधारू गाय की तरह दूते रहते हैं। तो पूर्व के बंदोबस्तधारी या पूर्व के बंदोबस्तधारियों से ट्रांसफरी है, खरीद करके बसे हुए हैं, वो अतिक्रमणकारी नहीं है। खास महाल की जमीनें भी सरकारी जमीन है और उस पर बसे हुए वैध रैयत हैं और जो वैध रैयत है उसको वैध रैयत के रूप में सरकार को मान्यता देनी चाहिए। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जमींदारी अधिकार समाप्त हो गया। उन्हें उस जमीन पर अधिकार नहीं है, उन्हें उस जमीन के मुआवजे पर अधिकार है। खास महाल के रैयतों को या अधिभोगी रैयत के रूप में सरकार मान्यता देना नहीं चाहती है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएटेड है। भूदान की जमीन का अंतरण या लाल कार्ड की जमीन मिली हुई जमीन का अंतरण, ये जो विधान है उसके उद्देश्य के विपरीत ये अंतरण हो रहा है और सरकार इसे इफेक्टिवली रोकने में अक्षम प्रतीत होती है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए हमारे खास मेहमान हैं पूर्णिया के जाने माने सिविल अधिवक्ता राजीव शरण जी। इनसे हम बात करेंगे कि पूर्णिया में जो खास महल की ज़मीन है वो क्या है, कैसे इस पर किसी का अधिकार हो सकता है, या फिर सरकार ने जो इसको लीज पर देने का एक नियम बनाया है वो सब क्या है, वो तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे दर्शकों के बीच स्वागत है। और सर, आपसे हम जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से अभी कार्रवाई हो रही है तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो खास महल की ज़मीन है ये क्या है, ये खास महल क्यों कहते हैं इसको? पूर्णिया में जो खास महाल की ज़मीन कही जाती है वह खास महाल मैनुअल के अनुसार खास महाल की जमीन की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। सर्वप्रथम 1912 में एक जमाबंदी बनाई गई थी कि पूर्णिया में लगभग 1250 बीघा जमीन पर जो रैयत बसे हुए हैं, जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदोबस्त में पूर्व जमींदारों से लिया था और जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में भेस्ट हो गई, उन सब जमीनों पर कौन कौन सी जमाबंदी स्थापित है इसका एक संकलन तत्कालीन सरकार के द्वारा 1912-13 में की गई, जिसके आधार पर पूर्णिया में जो 1200 बीघा से ऊपर जमीन को सरकार ने लीज पर लिया था। तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी और पुनः ब्रिटिश इंडिया को जो वो चली गई वो ज़मीन, तो उस ज़मीन पर कौन कौन बसे हुए, कैसी कैसी जमाबंदी है, इसका एक संकलन तैयार हुआ और उस संकलन में उस ज़मीन को खास महाल नाम दिया गया, इसलिए कि सरकार ने डायरेक्ट लिया था जमींदारों से तौजी, और वो तौजी ले करके सरकार ने अपने मशरफ में लाया, अपने उपयोग में लाया। सर, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, खास महल जिसका नाम रखा गया तो क्या मतलब उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खास महल का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जो सरकार जीती थी ब्रिटिश इंडिया या जो खास शाही परिवारों की ज़मीन थी उसे सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था, अपने नियंत्रण में लिया था, वो सारी ज़मीन खास महाल थी। लेकिन पूर्णिया की ज़मीन के विषय में इसे सरकार ने पूर्व जमींदार से बंदोबस्त लिया था।
तो जब पूर्व जमींदार से वो बंदोबस्त लिया था, सेटलमेंट लिया था सरकार ने, और फिर उस पर रैयतों को बसाया, तो वो खास महाल मैनुअल के अनुसार खास महाल के परिभाषा के अंतर्गत तो नहीं आता है। वो सरकार की खास संपत्ति जरूर है, परंतु कालांतर में उस पर बहुत से रैयतों को उसने बसा दिया और कुछ जमीन उसकी बाकी रह गई। पूर्णिया में जो है प्रॉब्लम है ये है कि सरकार ने जो लीज पर बहुत रैयतों को बसाया, इसके अलावा बहुत सी खाली जमीन पर कुछ अतिक्रमणकारी आ गए, लेकिन सरकार जो लीज में बसाए गए वैध रूप से जो बंदोबस्तधारी हैं और अतिक्रमणकारी के बीच का अंतर भूल गई है। वो सभी खास महाल के में बसे लोगों को वो अतिक्रमणकारी समझ करके वो अपना सर्वेक्षण या कुछ ऐसा कुछ स्टडी कार्रवाई कर रही है। वास्तविकता ये है कि जो पूर्व के बंदोबस्तधारी या पूर्व के बंदोबस्तधारियों से ट्रांसफरी हैं, खरीद करके बसे हुए हैं, वो अतिक्रमणकारी नहीं है। कुछ अतिक्रमणकारी खाली पड़ी जमीन पर बस गए, वो अतिक्रमणकारी कहला सकते हैं, लेकिन सभी खास महाल में बसे हुए लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि खास महाल कह करके सबों को एक डंडे से ढांकना ये उचित नहीं है। खास महाल की ज़मीनें भी सरकारी ज़मीन है और उस पर बसे हुए वैध रैयत हैं, और जो वैध रैयत हैं उसको वैध रैयत के रूप में सरकार को मान्यता देनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबों को अवैध मान करके, और एक मिसनोमर सरकार के पास है कि जो लेसी हुए वो लीज के टर्म से गाइडेड हो करके पुनः लीज करावे। ये इस बात की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण से खास महाल के वैध जो बंदोबस्तधारी लोग हैं उनका लीज का नवीकरण सरकार ने जानबूझ करके बंद कर दिया। बहुत से ऐसे रैयत हैं जिन्हें लीज इन परपेचुइटी प्राप्त है, उन्हें तो नवीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जिनका नवीकरण नहीं भी हुआ है, जो 100, 200, 250 सालों से बसे हुए लोग हैं, उसे नवीकरण अगर नहीं की जाती है, उसे वैध रैयत के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, तो ये कानून की दृष्टि से एक अन्यायपूर्ण कदम है। सर, यहाँ थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों से ज़मीन ली तो उस समय तो हम लोग गुलाम थे, कंपनी का शासन चल रहा था। लेकिन जब आज़ाद हुए 47 में, तो क्या उसके बाद वो ज़मीन जमींदारों जिनसे ली गई थी, कंपनी ने ली थी, उनके पास चली जानी चाहिए या फिर सरकार के पास उसका अधिकार बना? देखिए, इस देश में जितनी भी ज़मीनें हैं वो सरकार की ज़मीन है, वो सरकार की ज़मीन है, और उस पर जो बसे हुए रैयत होते हैं उसे सरकार एक अधिकार देती है, अधिभोगी अधिकार। अधिभोगी अधिकार जिसका अंग्रेजी में ऑक्यूपेंसी राइट कहते हैं। ये ऑक्यूपेंसी राइट के आधार पर जमीन पर बसने की गारंटी प्राप्त करता है सरकार से, और सरकार बिना कानून के रास्ते से उसे उस जमीन से बेदखल नहीं कर सकती। ये सभी रैयतों को अधिकार प्राप्त है, अधिभोगी अधिकार, और खास महाल के रैयतों को या अधिभोगी रैयत के रूप में सरकार मान्यता देना नहीं चाहती है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएटेड है। सर, जिन जमींदारों से जमीन ली गई थी उनके वंशज अभी कह रहे हैं कि उस समय चूंकि हमको टैक्स दिया जा रहा था, तो इसीलिए अब भारत के आज़ाद हो जाने के बाद भी उस जमीन पर मेरा हक बनता है, वो जमीन मेरे पास आनी चाहिए। तो क्या जमींदारी अधिकार समाप्त हो गया? बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जमींदारी अधिकार समाप्त हो गया। उन्हें उस जमीन पर अधिकार नहीं है, उन्हें उस जमीन के मुआवजे पर अधिकार है। उस जमीन का मुआवजा अगर उन्हें नहीं मिला है तो सरकार से उन्हें
मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। जमीन पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सारी जमीन न्यस्त हो गई सरकार में। जितनी भी जमींदारी की जमीन थी वो बिहार सरकार में वो न्यस्त हो गई और उस पर बसे हुए रैयत को उस पर अधिभोगी अधिकार प्राप्त हो गया BLR एक्ट के तहत। लेकिन अब अगर वो उस जमीन पर दावा करेंगे पूर्व के जमींदार जिनसे वो जमीन ली गई थी, तो ये कानूनन संभव नहीं है। हाँ, उन्हें मुआवजा का अधिकार है। मुआवजा के लिए वो सरकार से दावा कर सकते हैं कि ये जमीन अगर सरकार में न्यस्त हुई तो इसका मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है उनको। लेकिन वो तो सर जिस समय लिया गया था उस समय तो कंपनी के लोगों ने लिया था। जी, कंपनी के लोगों ने लिया। 1858 में कंपनी समाप्त हो गई और भारत ब्रिटिश इंडिया सरकार के अंतर्गत आ गया। कंपनी की सारी परिसंपत्तियां ब्रिटिश इंडिया सरकार में न्यस्त हो गई। उसके बाद जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया की सारी संपत्ति उस पर उसका स्वत्व वो भारत सरकार में चला गया। तो उसके बाद से वो भारत सरकार उसी प्रकार से भारत सरकार और जो स्टेट की ज़मीन है वो स्टेट सब्जेक्ट के रूप में राज्य सरकार में न्यस्त हो गई। तो ये राज्य सरकार की ज़मीन है। आज के दिन में ये बिहार के अंतर्गत जितनी भी ज़मीन है वो बिहार सरकार की ज़मीन है। उस पर अधिभोगी अधिकार के रूप में रैयत रहते हैं जिनसे एक खास टर्म के अंतर्गत रेंट लिया जाता है। और वही सिस्टम खासमाल की ज़मीन में भी लागू होना चाहिए। जो ट्रेसपासर हैं उन्हें आप हटाइए, मगर जो वैध किसी अधिकार के तहत उस पर हैं उन्हें तो रैयती अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरे राज्यों में मिला है उन्हें रैयती अधिकार, बिहार में क्यों नहीं होता है? बिहार में यह प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया जाता है और इस पर हमारे हुक्मरानों का ध्यान नहीं जाता है और सरकारी अफसर लोग इसे दुधारू गाय की तरह दूते रहते हैं। हर 2 साल के बाद एक खास माल का झंझट निकाल करके इससे भयादोहन किया जाता है। अच्छा सर, ये समझने के जानने की कोशिश कर रहे हैं सर आपसे कि जो सरकार के पास जो सरकार की ज़मीन होती है, जो सरकार अपने कब्जे में रखती है, जिसको रैयत को नहीं दिया जाता है, तो उसका डॉक्यूमेंट सरकार के पास क्या होता है? जो सरकार के पास जो ज़मीन है, मैंने पहले ही कहा कि सारी ज़मीनें सरकार की है। जिस पर रैयत नहीं है वो सरकार की ज़मीन है। तो उसका तो कुछ उनके पास रहता होगा ना कि ये रैयत को मैंने नहीं दिया है। बिल्कुल, रैयत को नहीं दिया है ये चीज तो नहीं रहेगा ना। निगेटिव तो कोई चीज नहीं रखा जाता है। तो फिर ये जो भी रखा जाता है पॉजिटिव चीज रखा जाता है। जिस पर रैयतों की जमाबंदी नहीं है वो सरकार की जमीन है। लेकिन सर अधिकारी लोगों से बात करते हैं तो उन लोगों का कहना होता है कि सरकार के ये जमीन जो है उनका तो उस पर का गजट है। तो ये गजट क्या होता है सर? गजट सरकारी परिपत्र होता है जिससे सरकार अपना आदेश जारी करती है। अपने आदेश को जारी करने की घोषणा को गजट कहा जाता है। तो जो जमीन लिया गया या फिर जिस जमीन पर जिस तरह का आदेश जारी किया गया है तो सिर्फ ये कह देने से कि ये है तो वो हो जाएगा सर कि नहीं बिहार सरकार की ज़मीन है और रैयत को पूरी तरह से बेदखल किया जा सकता है उसके आधार पे? देखिए, गजट सरकारी आदेश हो और सरकारी आदेश की अपनी एक कानूनी अहमियत है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार को समाप्त करते हुए कोई आदेश सरकार जारी कर दे। वो भी न्याय के नज़र में उसकी भी जांच हो सकती है। इसलिए ऐसा सिर्फ कह देने से कि कोई गजट कभी पब्लिश हो गया और वो गजट वैध ही हुआ, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंसिडरेशन है। न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है। थोड़ा सर सीलिंग एक्ट क्या है सर, थोड़ा उसके बारे में सर थोड़ा जानकारी। सीलिंग एक्ट जो है वो अधिशेष भूमि यानी कि एक निर्धारित की गई कृषि भूमि की सीमा कि इतना ही कृषि भूमि एक रैयत अपने
अपने निजी उपयोग में ले सकता है। वो सीमा निर्धारित कर दी गई और उस सीमा से अधिक जो भी जमीन रखे थे रैयत लोग उसे अधिशेष घोषित कर दिया गया और उस अधिशेष भूमि को गरीबों में बांट दिया गया, बंदोबस्त कर दिया गया। यही सीलिंग एक्ट। जो गरीबों में बांट गया तो सर वो जो लाल कार्ड की जमीन है वही है ये फिर? जी जी जी, उसे लाल कार्ड के द्वारा, हरा कार्ड के द्वारा, पीला कार्ड के द्वारा बहुत तरीके का कैटेगरी है बंदोबस्त करने का, उस कैटेगरी के अंतर्गत बांटा गया। जिन्हें भूमिहीन थे उन्हें भूमि मुहैया कराने के लिए वो जमीन अधिशेष भूमि बांटी गई। सर ये भूदान की जमीन क्या होती है? भूदान में भी संत विनोबा भावे ने एक भूदान का आंदोलन चलाया था बिहार में 50 के दशक में, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े जमींदारों, बड़े बड़े भूपतियों, भूधारियों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन भूदान यज्ञ समिति को दान में दी थी और भूदान यज्ञ समिति उन भूदान में दी गई जमीनों का वितरण एक विहित नियम के अंतर्गत भूमिहीनों के बीच में किए थे और उन्हें भूमि का पट्टा दिया गया और भूमि पर अधिकार दिया गया। तो भूमिहीनों को भूमि मुहैया कराने के लिए बड़े भूपतियों की जमीन से दान में लेकर के उन्होंने, जैसे सीलिंग एक्ट ने इसे एक सरकारी कानून के तहत अधिशेष भूमि का अधिग्रहण किया, उसी प्रकार से संत विनोबा भावे ने अधिशेष भूमियों को दान में लेकर के, उनके स्वेच्छा से उनसे लेकर के भूमिहीनों को दान में दिया था। यही भूदान, उन्हें भूदान का पट्टा दिया जाता है। चेंज कर दिया गया थोड़ा सा, ये लग रहा है कि सम्मानित तरीके से हुआ जी। वो स्वेच्छा से हुआ, वो सीलिंग एक्ट आने के पहले हुआ। सीलिंग एक्ट 60 के दशक में आया जी और ये 50 के दशक में भूदान की कार्यवाही हुई थी। तो सर इसमें थोड़ा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को लाल कार्ड की ज़मीन या भूदान की ज़मीन दी गई, आप जीवन यापन कर सकते हैं, तो क्या वो लोग उस ज़मीन की बिक्री भी कर सकते हैं? नहीं, वो ज़मीन भूमिहीनों को दी गई थी, उसका ये मकसद था कि भूमिहीन न रहे। अगर वो बेच देंगे तो पुनः भूमिहीन हो जाएंगे, इसलिए वैधानिक रूप से भूदान की मिली हुई जमीन को कोई अंतरित नहीं कर सकता। तो सर लोगों में एक तरह का ये कन्फ्यूजन है कि 30 साल के बाद, 40 साल के बाद उस जमीन को आप बेच सकते हैं, लाल कार्डधारी भी बेच सकता है या उनका जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा जो किया जा रहा है वो गलत कानून बता करके लोग ऐसा करवा रहे हैं कि 30 साल के बाद उनकी निजी ज़मीन हो गई, जो लाल कार्ड में मिली ज़मीन है, या भूदान की ज़मीन उनकी निजी ज़मीन हो गई। ये सब कानून में नहीं है प्रदत्त। पूर्णिया में तो सर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं लाल कार्ड के। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। सरकार को इसे रोकना चाहिए। क्यों रजिस्ट्री करती है सरकार ऐसी ज़मीन की? क्यों उसका जमाबंदी क्रिएट होता है? ये सब गलत हो रहा है। सरकार में भूदान की ज़मीन का अंतरण या लाल कार्ड की ज़मीन, मिली हुई ज़मीन का अंतरण, ये जो विधान है उसके उद्देश्य के विपरीत ये अंतरण हो रहा है और सरकार इसे इफेक्टिवली रोकने में अक्षम प्रतीत होती है। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि लाल कार्ड की ज़मीन, हरे कार्ड की ज़मीन, ये हरा कार्ड क्या है सर? हरा कार्ड ऐसा था कि जब अधिशेष घोषित हो गई कोई ज़मीन, परंतु बाद में देखा गया अधिकारियों के द्वारा कि यह ज़मीन जो है वास्तव में अधिशेष नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसका गजट हो गया तो उसे वापस दिया जाता है उसी भूधारी को या भूधारी से अंतरित किए गए रैयतों को, और उस पर एक हरा घाट निर्गत कर दिया जाता है कि यह ज़मीन जो है तो तुमको पुनः वापस की गई। यानी कि जो जमींदार थे उनको वापस की गई। जमींदार भूधारी ने कभी कभी सीलिंग एक्ट के पर्पस को डिफीट करने के लिए जमीन को बेचा, या कभी कभी सीलिंग एक्ट पता नहीं होने के कारण भी उन्होंने सही रूप से वैधानिक आवश्यकतावश बहुत सी ज़मीनों को बेचा 1958 से 1971 के बीच में, और उस पर जो रैयत थे
वो लोग आके बस गए वैध रूप से और अपना सरकार को रेंट देना शुरू कर दिए। परंतु सीलिंग एक्ट आने के बाद 1958 से 1971 की बिकी हुई सारी जमीन को मान लिया गया कि ये अवैध है। कानून में ये फर्क किया गया कि क्या वह अंतरण सीलिंग एक्ट के पर्पस को डिफीट करने के लिए है या वह अंतरण एक सही अंतरण है। तो जो सही अंतरण था, जो भूधारियों ने 1958 से 1971 के बीच में लोगों को सही अंतरित किया था, वो सब रैयतों को पुनः वापस कर दी गई हरा कार्ड के माध्यम से। और जो अंतरण अवैध था, सीलिंग एक्ट के पर्पस को डिफीट करने के लिए था, उन सबों को अधिशेष रहने दिया गया और उस पर लाल कार्ड की जब तो ये लाल कार्ड हरा कार्ड और कोई कार्ड होता है सर क्या? नहीं, और कोई कार्ड नहीं होता, कोई कार्ड लाल कार्ड और हरा कार्ड। सर ये जो सिकमी का मामला है, ये सिकमी का जमीन किस तरह का जमीन होता है? सिकमी जमीन में रैयती अधिकार जिसे रहता है जमीन पर, मैंने पहले कहा कि सारी जमीन तो सरकार की है, उस पर अधिभोगी अधिकार दिया जाता है जिसे रैयती अधिकार कहा जाता है। तो उस रैयत को के साथ एक खेती करने के उद्देश्य से व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, संविदा के तहत यह कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपकी जमीन इतना बटाई करके इतना फसल आपको देंगे और आपकी जमीन को हम जोत करके बाकी को हम खेती हम करेंगे और आपको इसका मुआवजा देंगे बटाई के रूप में। वैसे लोग बटाईदार या सिकमीदार कहलाने लगे। रिविजनल सर्वे के समय 1958 में उन लोगों को बतौर सिकमीदार रिविजनल सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट में उन्हें रिकॉर्ड किया गया उन लोगों को, और जिन लोगों को रिकॉर्ड किया गया उन लोगों को सिकमीदार कहा जाता है। तो वो कानून और सिकमीदार के जिनका रिकॉर्ड नहीं भी हुआ, ऐसे भी बहुत से संविदा के तहत अंडर रैयत थे जिनका नाम रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो बटेदार रहे उस जमीन पर। परंतु अब इस अधिकार को कानूनन रूप से इनहेरिटेंस, सक्सेशन, विरासत में पाने का जो पहले विधान था वो परिमार्जित हो गया है। इसे विरासत में कोई प्राप्त नहीं करता है इस अधिकार को। इस अधिकार को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट होगा जी, तो उनके रहते हुए उनका अधिकार रह सकता है, उनके खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाता है अधिकार। अब जो कानून आया है उसके तहत तो यही है। अब सिकमीदार का जो वंशज है उनका अधिकार नहीं रहेगा। नहीं, उनका अधिकार नहीं रहेगा। सर लास्ट में सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत जगह सरकारी ज़मीन पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, घर भी बना लिया है जी, और अभी कानूनी कार्रवाई हो रही है, लोगों की जो बिल्डिंग्स है उसको तोड़े जा रहे हैं। तो इसको तोड़ने का जो नियम है वो क्या है, किस तरह से कानूनी कार्रवाई के तहत की जानी चाहिए? क्या अभी जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल नियम के अनुकूल हो रहा है? नहीं, अभी जो कार्रवाई हो रही है वो नियम को दरकिनार करके हो रहा है। लेकिन जो अतिक्रमणकारी है तो सरकार का दायित्व होता है कि सरकारी जमीनों से को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो प्रक्रिया दी गई है उसमें अतिक्रमणकारी कहे जाने वाले को भी पूर्ण अधिकार है अपने अधिकारों को की रक्षा करने का। तो उससे वंचित करके अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। तो प्रक्रिया सही नहीं है, लेकिन अतिक्रमण मुक्त किया जाना तो सही है, परंतु एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। तो उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। प्रक्रिया क्या है सर? वो उन्हें अतिक्रमण का उन्हें पहले सूचना दिया जाएगा और उनको भी अधिकार होगा कि वो साबित करें कि जिस भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया जा रहा है वो अतिक्रमित भूमि नहीं है बल्कि उनकी निजी जमीन है। यह साबित करने का उनको समय देना चाहिए। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो क्या तो हाँ, वो मुक्त होगा। क्यों नहीं होगा? सरकार की जमीन पर आपको अपना अवैध कब्जा कर लेने का तो कोई अधिकार नहीं है। मुआवजा भी वसूला जा सकता है, सरकार वसूल सकती है कि हाँ आप इतना दिन से अतिक्रमण बना। जी हाँ, क्यों नहीं? सरकार की जमीन पर अगर आप अवैध रूप से बसे हुए हैं, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो सरकार को मुआवजा पाने का अधिकार है वैधानिक रूप से।
ये कोई गलत नहीं हो रहा है। यानी कि अभी जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन जो तरीका है जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, उसमें चेंज। हाँ, उसमें से वो चेंज आना चाहिए। कोई अधिकार उसे नहीं मिलता है यह साबित करने का कि यह जमीन जो है पब्लिक लैंड नहीं है बल्कि उसका प्राइवेट लैंड है, यह सबूत करने का उसको कोई मौका नहीं दिया जाता है। और जो वो नापी का रिपोर्ट दिया जाता है वो भी आर्बिट्ररी है, उसके समक्ष बिना नापी किए हुए एक रिपोर्ट थमा दिया जाता है कि इसके अनुसार आप मुक्त करिए अतिक्रमण को। तो ये प्रक्रिया सही नहीं है, बल्कि कार्यवाही सही है। तो अच्छी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्णिया के जाने माने अधिवक्ता राजीव शरण सर थे और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी जमीन से संबंधित दी है। लगभग हमको लगता है कि आपको भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी।